यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है? स्पोर्ट्स में खेलते करते हो और स्पोर्ट्स बैनेट की टीम से जाते हो तो आपको 30% और स्कॉलरशिप मिल सकती है। लाइक जो फैकल्टी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनका क्या रहता है, टीचिंग स्टाइल कैसा रहता है? बहुत थ्योरेटिकल रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, या फिर बहुत हेक्टिक करके देते हैं, या फिर सिंपल रखते हैं? रिसर्च पेपर भी अगर कोई बच्चा लिखता है करता है तो टीचर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है उन्हें पब्लिश कराने का। किंग और फाइटिंग का तो बहुत कम सीन है इधर। सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और अभी मैं बैनेट का टूर वगैरह कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बच्चों से भी मैं मिला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे साथ जो है थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, तो आपको ये बताएंगे कि ओवरऑल कैंपस में आपको आना चाहिए कि नहीं, कैंपस का क्या फीडबैक है, और इनसाइट्स जो होता है ना कि भैया बच्चे से बात करके बताओ कि क्या सच में वर्थ इट है कि नहीं। मेरे अगर जेई में 90, 92, 95 तक भी आ रहे हैं तो स्कॉलरशिप लेके जाना सही रहेगा, फिर फुल फ़ी पे करके जाना सही रहेगा। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है और प्लेसमेंट का क्या सीन है, कहीं बच्चे का क्राउड बढ़ गया है तो कहीं प्लेसमेंट में बहुत इशू तो नहीं आ रही है, और रिसेंटली नैक A+ मिला है तो इससे क्या स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे हॉस्टल का कैसा सीन है, मेस खाना वगैरह कैसा रहता है, सब कुछ जान रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसे मैं बहुत सारे कॉलेज में जाके वीडियो बनाता रहता हूँ, स्टूडेंट का रिव्यू लेता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आप थोड़ा इंट्रो कर दीजिए, कहाँ से हो, अभी क्या कर रहे हो? सबसे पहले मैं अपना इंट्रो बताता हूँ कि मेरा नाम है अभिनव सिंह शेखावत और करंटली मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ और बैनेट में पढ़ रहा हूँ, और अभी यहाँ से मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और BTech CSE कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और वैसे मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। पहला तो क्वेश्चन यही रहेगा कि जो मोस्टली बच्चे का होता है कि भैया यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है? तो एडमिशन का अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले तो अगर वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इनके फॉर्म्स निकलते हैं जिसकी फ़ीस शायद ओनली 1000 रुपीज़ रहती है। 15 अभी हो गई है, 1500 हो गई होगी, वो बढ़ गई होगी। तो मतलब जब मैंने अप्लाई किया था तो 1000 ही थी। तो वो करके अपन सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और उसके बैनेट की तरफ से उसका वो भी रिप्लाई भी आ जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। और दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप आराम से कॉलेज विजिट भी कर सकते हो, कॉलेज में आके भी अपना दे सकते हो, अपना फॉर्म दे सकते हो, या कॉलेज में आके करोगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस होगा, क्योंकि कॉलेज वालों की तरफ से फुल इस एडमिशन प्रोसीजर में काफ़ी हेल्प करी जाती है। मतलब पूरा एक सेक्शन क्लियर कर दिया जाता है और एडमिशन के लिए सिर्फ स्पेशल वो बनाया जाता है। तो एडमिशन बहुत ही सिंपल है। कुछ क्राइटेरिया वगैरह होता है क्या? हाँ, जैसे एडमिशन के लिए क्राइटेरियाज़ ये हैं कि फ़ीस के मामले में क्राइटेरियाज़ हैं कि जैसे ऐसे कोई मिनिमल क्राइटेरिया नहीं है एडमिशन के लिए, बट क्राइटेरिया है कि जैसे आपके 90 परसेंटाइल से अबव आए अगर जेई में तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे 50% स्कॉलरशिप रहती है और उससे अगर कम होगी तो वो डिवाइड होती जाती है 30%, 20%। और एक और स्कॉलरशिप का ये है कि अगर मान लो आप बैनेट में एडमिशन लेते हो और आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है तो उसके बाद रहती है कि अगर आप 9 CGPA से अबव अगर मेंटेन करते हो, 9 या 9.5 है, उससे अबव करते हो तो 10% आपको वैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। और वैसे भी अगर आप स्पोर्ट्स में खेलते करते हो और स्पोर्ट्स बैनेट की टीम से जाते हो तो आपको 30% और स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये यहाँ पे स्टडी करने के बाद? हाँ, ये स्टडी करने के बाद अगर आप यहाँ स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको 30%, तो ये ऐड ऑन होती जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी। अगर मान लो आपको 50% मिल रखी है और स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी टोटल हो जाएगी 70% स्कॉलरशिप, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। ठीक है। लाइक स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने वेबसाइट भी चेक किया है। एक तो जेई के बेसिस पे है, 12th के बेसिस पे है। कोई सीनियर अगर यहाँ पे स्टडी कर रहा है उसका रेफरेंस लगा देते हो तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो उसमें आपका थोड़ा हेल्प लेना चाहूँगा कि जो हमारे ऑडियंस है उनसे अगर कनेक्ट करूँ, आपका मैं नंबर दे दूँगा, उनसे कनेक्ट करा दूँगा, तो आप बस रेफरेंस कोड दे देना आप, ठीक है, जिससे कि स्कॉलरशिप बच्चों को थोड़ा मिल जाए। का सिस्टम जो मतलब जो सीनियर्स को मिलती है वो रेफरल जो मिलता है वो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं कॉलेज वाले, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन लगा देते हैं कि इस लिंक से अप्लाई करवाना था, उस लिंक से अप्लाई करवाना था। तो एक्चुअल में वो बहुत ही रेयरली। अच्छा, मेरे पास कोई बच्चा अगर मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, आप अपना रोल कोड जो भी रेफरेंस नंबर वो दे देना, बच्चे को हेल्प हो जाएगा। हाँ, श्योर बिल्कुल, ठीक है। कुछ बच्चे का ऑफर लेटर आने में बहुत इशू होता है, तो उसके लिए ये मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी उधर, तो उसमें ये है कि आप सही तरीके से एप्लीकेशन फिल करोगे, सब कुछ डिटेल सही से डालोगे तो आपका ऑफर लेटर इजीली 1 वीक के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऑफर लेटर के लिए कोई आपको सोचने वाली बात नहीं, उसके लिए मैसेज कर लेना, ठीक है। कैसे करना मैं बता दूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट्स पे। यहाँ पे एकेडमिक्स की अगर थोड़ा बात करें तो कैसा है एकेडमिक्स वाइज, कैसा आप बोलोगे? 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे हो गया। एकेडमिक वाइज अगर बताऊँ तो मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और जो जिस तरह से लैब्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो वो मतलब कॉलेज की साइड से आपको पूरी हेल्प मिलेगी एकेडमिक्स में। इट डिपेंड्स कि बच्चा अपनी तरफ से कितनी मेहनत कर रहा है, तो वो ज़्यादा मेन रहता है कि टीचर्स अपनी, अगर आप जाओगे पूछने करने तो टीचर्स यहाँ के जो हैं काफ़ी वेल क्वालिफाइड हैं। ये तो है, मैंने मतलब खुद ने नोटिस की ये चीज़। अगर आप खुद से इंटरेस्ट दिखाओगे तो टीचर आपको सही में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मतलब अगर कोई रिसर्च पेपर भी अगर कोई बच्चा लिखता है करता है तो टीचर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है उन्हें पब्लिश कराने का। तो ये एकेडमिक्स में ये काफ़ी एक वो अच्छा। और फैकल्टी का क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहता है?
फैकल्टीज़ ज़्यादातर जो ये लोग लेते हैं वो PhD रहती है और IIT NIT से रहते हैं या फिर लोकल रहते हैं? सब जगह से रहते हैं। मैंने NIT से भी देखी, हमारे रिसेंटली जो एक कम्युनिकेशन वाली सब्जेक्ट की मैम है वो NIT से हैं, तो मतलब वो मिक्स रहता है। लेकिन ये है कि टीचर्स वेल क्वालिफाइड रहते हैं। हाँ, ये रहता है कि जैसे लैब्स वगैरह हो गई तो उसमें कभी कभार हमें STA मिल जाते हैं, स्टूडेंट टीचर एसोसिएट जो होते हैं, जो कि मान लो 4th ईयर में होते हैं या 3rd ईयर में होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की मान लो कोई लैब है, कोई CPP या कोई लैंग्वेज की लैब है, तो जो 3rd 4th ईयर के जो टॉपर्स होते हैं वो लैब अटेंड करते हैं और वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वही होते हैं, इंटेलिजेंट ही होते हैं, तो वो कर पाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने सुना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम वगैरह का बहुत हाईटेक है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अभी कॉलेज नया बना है तो ऑब्वियसली थोड़ा हाईटेक हो गई। जो रूम्स हैं, क्लासेस हैं, वो पूरी वेल वेंटिलाइज्ड हैं, पूरी उनमें वो लगे हुए हैं प्रोजेक्टर्स। हाँ, सेंट्रल AC तो है ही, मतलब वेंटिलेटेड तो है, लेकिन प्रोजेक्टर लगे हुए हैं हर क्लास में प्रॉपर स्पीकर्स हैं, ताकि अगर टीचर कहीं से ही बोल रहा हो तो आवाज़ सब जगह सेम ही आएगी। और प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है। कितने का स्ट्रेंथ है? स्टूडेंट्स का ऐसे देखा जाए तो क्लासेस का अलग अलग है, लेकिन लेक्चर्स हॉल का देखें तो आराम से 300-400 बच्चों का है। एक साथ में उतने बच्चे पढ़ते हैं? मतलब पढ़ते नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी है। मतलब वो तो इन्होंने अगर जितना भी होता है वो ग्रुप वाइज डिवाइड हो जाता है अकेडमिकली बच्चों को। जैसे एक साल में जैसे हमारे अगर 1800 बच्चे, हमारे 2022 अकेडमिक ईयर था तो उसमें 1800 बच्चों का एडमिशन इन्होंने लिया था, जबकि जो कि बहुत ज़्यादा ले लिया था। तो उस टाइम पे ऐसे किया था कि 30 बच्चों का एक बैच बनता है। तो उसके बाद भी ऐसा ही है, 30 बैच का एक बैच बनेगा और वो बैच कितने भी बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने, वो 1800 बच्चों को कवर करना है तो वो डिवाइड होकर उतने बैच बनते हैं। हमारे टाइम पे 52 बैच बने थे, तो ऐसे करके 30। तो आप देखा जाए तो बैच में बच्चे उतने ही रहेंगे ताकि टीचर अच्छे से फोकस कर पाए। लाइक जो फैकल्टी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उनका क्या रहता है, टीचिंग स्टाइल कैसा रहता है? बहुत थ्योरेटिकल रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, या फिर बहुत हेक्टिक करके देते हैं, या फिर सिंपल रखते हैं? मोस्टली जो मैंने अब तक देखा है तो वो ये देखा है कि टीचर्स काफ़ी अच्छे ही होते हैं, मतलब पढ़ाने की तरफ से अपनी तरफ से वो अपनी पूरी वो देते हैं। बट असाइनमेंट बहुत मिलता है क्या? असाइनमेंट नहीं मिलता है सच कोई बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि इस कॉलेज में आपको उतना आप असाइनमेंट्स को लेके, जो हमारी एक वो होती है ना कॉलेज की, वो होता है पर्सपेक्टिव, POV होता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहेगा, असाइनमेंट्स रहेंगे, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे हम देखेंगे अगर बाकी कॉलेज में क्या होता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार लैब हो गई, नहीं। यहाँ कॉलेज में आप मान लो कि हफ्ते में 6 दिन अगर क्लासेज हो रही हैं तो, या 5 दिन, जो 5 दिन क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 5 में से 4 दिन आपकी लैब्स रहेंगी और एक लैब रहती है, ताकि बच्चा रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी अप्लाई कर पा रहा हो। तो वो ऐसा रहता है। और उसी दिन उसका एक असाइनमेंट मिलता है कि आपको ये कोड करके देना है, 2 घंटे का कोड टाइम मिलेगा, आपको एक कोड करके सबमिट कर देना बाद में। तो ऐसा रहता है, ऐसे कोई असाइनमेंट का बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं है। ठीक है। जैसे आप कह रहे थे स्कॉलरशिप आता है तो उसको मेंटेन आप कर लोगे, 8 CGPA होता है शायद मेंटेन करना। तो ये बताओ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स वगैरह लेते हैं, बहुत टफ होता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कर सकता है उतना? अगर आप अपना नॉर्मल टाइम देके अगर पढ़ रहे हो, कि अगर मान लो एग्ज़ाम आ रहे हैं, उससे अगर आप 20 दिन पहले लेके बैठे हो और सब कुछ आराम से आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो उससे आप आराम से कवर कर लोगे। एज सच कुछ ये नहीं है कि कॉलेज आपकी स्कॉलरशिप लेना चाहता है, बट हाँ, कभी कभी कॉपी चेकिंग में थोड़ी बहुत हो जाती है कि बहुत मास में कॉपी चेकिंग होती है। तो कई बार कोई टीचर ऐसा होता है कि थोड़ा लीनियंट, वो थोड़ी हार्ड चेकिंग कर दी या कुछ मिस कर दिया, तो वो आपको वो भी चांस मिलता है कि आप जाके कॉपी चेक करवा सको। बट एज सच ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपकी स्कॉलरशिप लेना चाहता है। मतलब वो आप 8 से ऊपर चीज़ें पे आराम से मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि हाफ ऑफ द जो आपके मार्क्स होते हैं, मान लो 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट का है, तो 50% जो मार्क्स होते हैं वो आपके लैब्स के होते हैं। और लैब्स में आपको जाके उनके असाइनमेंट करना होता है, लैब में करने होते हैं, लैब के बाद जो आपको टाइम मिलता है उसमें करना होता है। तो 50% मार्क्स तो आपके ईजिली आपको मिल जाते हैं। 50% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है रिटर्न एग्जाम्स के लिए। तो वो रिटर्न एग्जाम्स ऐसे जितने कोई हार्ड नहीं होते, जो नॉर्मल स्कूल्स में होते थे वैसे ही वो होते हैं। जो आप थोड़ा बहुत अगर मेहनत करोगे, अगर 10 दिन 20 दिन पहले लेके बैठोगे, तो आप आराम से कवर कर सकते हो सिलेबस और आराम से मार्क्स ला सकते हो। लाइक कुछ बच्चे का जैसे जेईई में अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं, ठीक है, और उनको बहुत मतलब अच्छा कॉलेज नहीं मिला, जैसे NIT और IIT नहीं मिला, तो वैसे बच्चे स्कॉलरशिप से लेके अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो है उनके लिए वर्थ इट? अगर ऐसे पूरे उसमें देखा जाए तो वर्थ इट है, बट जो कि अब ये स्ट्रेंथ जो टेक इन कर रहे हैं कॉलेज की, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा है। जो जैसे जो एकेडमिक हमारा 2020 वाला ईयर था, उसमें 1800 बच्चे थे। उससे पहले वाले एकेडमिक ईयर में ओनली 750 बच्चे थे BTech CSE के। हमारे वाले में 1800 हुए, नेक्स्ट वाली में 3000 हुए, उससे नेक्स्ट वाली में अभी जो लेटेस्ट हुए थे शायद 4000 या 4500 थे। तो वो जो कॉलेज 10 टेक इन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है।
तो ऐसे आप अगर टेक इन करोगे तो फिर Quality down हो जाएगी। क्वालिटी डाउन होगी, बाकी चीज़ों पे असर पड़ता है। मान लो मैथ्स बहुत भरी भरी रहती है, फूड क्वालिटी पे असर पड़ेगा, तो वो हर चीज़ पे असर पड़ता है और फिर प्लेसमेंट पे भी असर पड़ेगा ही। प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है यहाँ पे, क्या रहता है? प्लेसमेंट का ऐसे देखो, कॉलेज अपनी तरफ से ट्राई करता है बुलाने की कंपनीज़ वगैरह को, हर तरह की कंपनीज़ बुलाना चाह रहा है, बट वही है कि कॉलेज अपनी तरफ से दे रहा है, लेकिन कितनी कंपनी ले आएगा? अगर 1800 बच्चों को प्लेस करना है तो 1800 बच्चों में से होता है, हाँ ये भी होता है कि काफ़ी बच्चे वैसे हैं जो प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते या उतनी मेहनत कर नहीं रहे हैं, बट उतना है कि जो करना चाहते हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा भी नहीं अपॉर्चुनिटी है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छी कंपनी क्रैक करने के लिए। तो एज सच प्लेसमेंट का ओके सही माहौल जैसे है। बच्चे जानना चाहते हैं कि भैया बैनेट का एवरेज प्लेसमेंट क्या है? तो एवरेज प्लेसमेंट देखा जाए तो बैनेट ने बहुत ज़्यादा मेंशन कर रखा है, 10 लाख इन 3 स्टूडेंट्स ऐसे कुछ कर रखा था, तो एज सच वो नहीं है, वो उससे कम है। उससे कम ही है, क्योंकि कॉलेज जो आती है, मतलब कंपनी जो आ रही है वो इतनी, मतलब 10 लाख को कोई कंपनी नहीं दे रही है इतने बच्चों को। अगर दे भी रही तो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। हाँ, बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे इतने, तो इतना तो प्लेसमेंट वो नहीं है, बट कम है, लेकिन कॉलेज अपनी तरफ ट्राई कर रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट प्रोवाइड करा सके। और ये जो हाईएस्ट पैकेज दिखा रहा है 1.3 CR, ये मार्केटिंग है या फिर सच में है? ये 1.3 CR एक लगा था, मेटा में लगा था, तो आई थिंक वो वाला जो था वो था ऑफलाइन कैंपस, ऑफ कैंपस था, मतलब कैंपस। वो बच्चे ने अपनी तरफ से क्रैक करके वो अप्लाई किया था, लेकिन एक एडोबी का था या गूगल का, किसी 58 कंपनी लाख का का था, तो। हाँ 48 या 58 का था। हाँ, तो वो जो था वो शायद बच्चे ने इन कैंपस से किया था, हाँ। ऑन कैंपस से किया था, तो वो है, तो मतलब वो ऑफ कैंपस वाली भी कॉलेज ऑब्वियसली अपनी तरफ से दिखा देता है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे को मैं देखा हूँ, थोड़ा सा बच्चे का जो बैकग्राउंड है ना ठीक ठाक रहता है। बैनर पे जो बच्चे आ रहे होते हैं, तो बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत स्टूडेंट कैसा रहता है, भैया प्लेसमेंट मुझे लेना है, बहुत का रहता है कि नहीं मुझे स्टार्टअप में जाना है। तो इसके लिए बैनर यूनिवर्सिटी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है स्टार्टअप के लिए, और स्टार्टअप कल्चर में और क्या क्या चीज़ें? स्टार्टअप कल्चर वैसे देखा जाए तो बैनेट का अच्छा ही है, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि जो प्लेसमेंट सेल वाले भी हैं और जो स्टार्टअप वाले जो टीचर्स हैं जो असाइन किए हैं, वो काफ़ी बच्चों को हेल्प करते हैं अगर उनका जेन्युइनली कोई अच्छा स्टार्टअप है। अगर आप नॉर्मल कोई भी स्टार्टअप लेके जाओगे जिसका स्कोप नहीं दिख रहा होगा, तो जेन्युइनली आपको इतना ज़्यादा वो नहीं दी जाएगी। किसी स्टूडेंट को मिला है यहाँ पे फंडिंग वगैरह? हाँ, मेरे जानने में मगर 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ नया स्टार्टअप बनाया था, उनको फंडिंग मिली है, कॉलेज ने फंडिंग प्रोवाइड कराई है। एक्चुअल में कॉलेज ने मतलब उसमें अपना एफर्ट्स डाले थे उस स्टार्टअप को कराने में। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप को ये नहीं मिलेगा, बट वो ये आपके पास जेन्युइन आइडिया होना चाहिए, जेन्युइन स्टार्टअप का होना चाहिए, प्लानिंग पूरी होनी चाहिए कि आप कैसे स्टार्टअप आगे तक लेके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है, सब कुछ तो हमने जान लिया, एकेडमिक्स, कोडिंग, क्लासेस, फैकल्टी सब जान लिए। थोड़ा सा आप बताओ कैंपस लाइफ के बारे में। जैसे अभी आप देख रहे हो बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स वाला एरिया जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, तो स्पोर्ट्स का यहाँ पे काफ़ी सीन देखने को मिल रहा है। स्पोर्ट्स का कैसा फैसिलिटी मिलता है? स्पोर्ट्स का अच्छी फैसिलिटी है, सच कुछ वो नहीं है, मतलब आपको, मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे वो बना रखे हैं, फुटबॉल ग्राउंड बना रखा है, अपना टेनिस के लिए बना रखा है, सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और कैंपस लाइफ तो आई थिंक कि मैंने जितना नोटिस करी बाकी कॉलेज से बहुत ज़्यादा चिल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनवायरनमेंट है। और देखा जाए तो रात को भी आप कितनी बजे तक भी आप नीचे टहल सकते हो। हाँ, कुछ एरिया बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए सेम है? बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए सेम है, और आप कितनी देर रात तक भी आप टहल सकते हो आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और स्पोर्ट्स का भी अच्छा है, अगर आप मान लो टीम वीम में जाते हो तो आपको काफ़ी मतलब सपोर्ट किया जाएगा आगे तक मैचेस खेलने का। एज ए सिक्योरिटी वाइज फिर तो ये उतना नहीं बोल सकते सिक्योर है। वही मैं कह रहा हूँ, सिक्योरिटी वाइज कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं बताया कि काफ़ी जो एरिया जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना कि उधर से बहुत ज़्यादा ही जाना अलाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो वहाँ वो 11 बजे बाद वो बंद कर देते हैं। बाकी जो मेन एरिया है जहाँ पे, वहाँ पे आप टहल सकते हो आराम से, और वहाँ पे गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं है इसका। हाँ वही, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि हमारे बच्ची अगर वहाँ जा रही है तो सेफ़ है कि ये चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, सिक्योरिटी प्लस रैगिंग का 1% भी चांस नहीं है इस कॉलेज में, 1% भी, क्योंकि अगर रैगिंग तो छोड़ो, अगर कोई नॉर्मल लड़ाई भी होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, कंट्रोल रूम पहुंचा देते हैं, पेरेंट्स बुलाते हैं, डीसी बैठाते हैं, तो वो तो बिल्कुल रैगिंग और फाइटिंग का तो बहुत कम सीन है इधर। आप जैसे हॉस्टल में रहते हो यहाँ पे, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हॉस्टल का खाना अच्छा है, बहुत लोग बोलते हैं बहुत बुरा हाल है, तो क्या कहना चाहोगे आप, ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चे? देखो, अब बहुत बच्चे कह रहे थे बेनेट का इस एरिया में जितने हॉस्टल्स होते हैं उससे बेटर खाना रहता है। अब ऐसा देखा जाए तो खाना अच्छा ही रहता है, लेकिन वही है कि 7 दिन में से आपको है कि 4 दिन तो खाना अच्छा मिलता ही है, लेकिन बाकी के दिन अच्छा नहीं मिलता है। तो और देखा जाए तो बाकी कॉलेजेस नॉर्मल कॉलेजेस हैं, अगर नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें तो उनके मुकाबले हाँ अच्छा खाना मिलता है, बट ये भी नहीं है कि मतलब रोज़ाना ही अच्छा खाना मिल रहा है। काफ़ी दिन होते हैं कि भाई ठीक है आज कुछ खाने का इतना अच्छा है नहीं, तो बाहर से ऑर्डर कर लिया, ये कर लिया। तो ईजिली आ जाते हैं ऑर्डर?
हाँ ईजिली अब तो काफ़ी ऑर्डर्स है, स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट। कैंपस के अंदर ला के देते हैं, गेट पे जाना होता है? नहीं, मेन गेट पे हमें जाना पड़ेगा, तो वहाँ तक अवेलेबल होता है। बट ये है कि अब इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो फूड क्वालिटी पे थोड़ा तो अफेक्ट पड़ेगा ही, और डेली अच्छा खाना मिलना थोड़ा। और हॉस्टल के अंदर क्या रहती है फैसिलिटी, साफ़ सफाई वगैरह? हॉस्टल के अंदर पूरी फैसिलिटी है, जैसे हॉस्टल पूरे क्लीन एंड रहते हैं। अगर आप वैसे भी अगर क्लीन नहीं है तो आप कभी भी कॉल करके रूम क्लीनिंग वाले को बुला सकते हो और रूम क्लीन करवा सकते हो। पूरे सेंट्रलाइज्ड एसी वाले रूम्स हैं कि आपको एसी गर्मियों में तो पूरा टाइम एसी मिलेगा 24/7 आवर्स, और सर्दियों के टाइम तो नॉर्मल जो रहता है वही रहता है। और पूरा ऐसा है कि रूम्स ऐसे नहीं है, रूम थोड़े हाँ छोटे साइज़ के हैं, बट वही है कि आप जैसे रहना स्टार्ट करते हो उसके बाद आपको थोड़ा फ़र्क पड़ना कम पड़ जाता है। बट वैसे देखा जाए तो हॉस्टल के मामले में कोई भी वो दिक्कत नहीं है। पूरे पानी, पीने का पानी, नहाने का सब कुछ वेल क्लीन्ड और 24/7 अवेलेबल रहता है। सच में है ये? हाँ ये सच में है, ये सच में जेन्युइनली है। जैसे हमने देखा है NITs या IITs में भी जो रूम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। हाँ, लेकिन आप यहाँ जाओगे, अगर ये वैसे हर 1 साल या 2 साल में अगर मान लो कुछ रूम्स में अगर दिक्कत भी है तो वो पेंट वगैरह करके उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करा जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक कैंपस के अंदर हॉस्टल मिलता है, एक बाहर मिलता है, तो अंदर का ज़्यादा बेटर है ना? बाहर तो कोई है ही नहीं हॉस्टल जो है। हाँ टाइप में, सॉरी, हाँ टाइप में वो जो किया था वो मैं देख के आया था उसकी कंडीशन, तो एज सच मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जो बाहर, क्योंकि वो था कि वो पहले से हॉस्टल किसी और कॉलेज के लिए बनाए गए थे वो थे, तो वो कॉलेज ने अपने उसमें लेके अंडर और टाइप करके जो भी करा। बट वो इतने मैं खुद देख के आया था कॉलेज, इतने अच्छे नहीं जितने अंदर का माहौल है। अंदर का हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो छोटे हैं रूम, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ये हॉस्टल का आपने चीज़ें समझ लिया। ठीक है, ओवरऑल हर कुछ पे हमने बात कर लिया जो बच्चे का डाउट्स रहता है। अगर इसके अलावा भी कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और व्हाट्सअप नंबर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे जा करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और स्टार्टिंग में जो बताया था अप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है, 10% सीनियर का होता है, बाकी स्पोर्ट्स कोटा होता है, डिफेंस वगैरह का होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। उसके लिए जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आपको भी। थैंक यू सर। बहुत बच्चे को हेल्प मिलेगा, ये वीडियो पे अच्छी व्यूज़ आएगी। आप लोग अगर देख रहे हो तो लाइक करो कि बहुत लोग तक पहुँचे। जेन्युइन जो कैंपस के अंदर से बच्चे बता रहे हो बहुत लोग के पास पहुँचे, और रियल फीडबैक लेकर के बच्चे यहाँ पे आएँ या फिर अदर कॉलेज को सिलेक्ट करें। थैंक यू सो मच।